हेलो। और कैसे सब? बढ़िया। गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे आ गए क्या? ठीक है। और बताओ, क्या चल रहा है? कोरोना चल रहा है? हाँ भैया, लॉकडाउन है, क्या करें। फिर भी काम तो करना ही पड़ता है, तो चलो हम सब काम करते हैं। और एक बार फटाफट ना रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हमने एनपीओ की थ्योरी कर ली थी, और हमने एनपीओ की थ्योरी में क्या क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि एनपीओ कहते किसको है। सबसे पहले हमने पढ़ा था एनपीओ किसको कहते हैं। तो एनपीओ किसको कहते हैं हम? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ का पूरा नाम होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं। मतलब वैसी संस्थाएं जो लाभ, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। एनपीओ क्या होती हैं? वैसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। अच्छा, ये लाभ नहीं कमाती हैं तो ये ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाती हैं। अच्छा, सवाल ये आता है दिमाग में कि अगर ये लाभ बनाने वाली, लाभ ना कमाने वाली कंपनी है, तो ये अपना अकाउंट्स क्यों तैयार करती है? क्या ज़रूरत पड़ता है इनको अकाउंट्स तैयार करने की? क्योंकि ये तो लाभ तो नहीं कमाती, इनको तो लाभ चाहिए ही नहीं होता, इनका उद्देश्य ही नहीं होता लाभ कमाना। फिर ये क्यों अकाउंट्स क्यों तैयार करती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि देखिए, क्या है कि इनको कहीं से भी पैसा मिलता है, इसका हिसाब किताब तो रखना चाहिए। तो इसके कई सारे कारण हैं। एक तो हो गया कानूनी कारण, भाई कानून कहता है ऐसा कि आपको करना चाहिए, और कानूनी दस्तावेज का काम कर सकता है, कानूनी सबूत बन सकता है। दूसरा इसका रीज़न ये होगा कि इनको एक एक रुपये का हिसाब रखना है। इनको चाहिए कि एक एक रुपये कहीं से चंदा के रूप में आ रहा है, दान के रूप में आ रहा है, कहीं से ब्याज मिल रहे हैं, तो इन सभी पैसों का ये ध्यान रखें कि एक एक रुपया कहाँ से आ रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है। तो इनका ध्यान रखने के लिए, एक एक रुपये का हिसाब रखने के लिए भी इनको लेखांकन करना जरूरी होता है। तो मैंने दो महत्वपूर्ण कारण बताया आपको। क्या क्या कारण होता है एनपीओ वाले को, जो भी लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं होती हैं, इनको अपना लेखांकन क्यों करना पड़ता है, इनको अपना अकाउंट्स क्यों बनाना पड़ता है? इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कि एक कानूनी दस्तावेज बन जाएगा, कानूनी सबूत का काम करता है। दूसरा कि एक एक रुपये का इनको हिसाब रखना ज़रूरी होता है, कितना आया और कितना गया, कितना बच गया है या कहीं कमी आ गई है, और कितनी संपत्ति है, कितने दायित्व हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। तो इस सब का ध्यान रखने के लिए इनको तीन प्रकार के अकाउंट्स बनाते हैं: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्रॉफिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और बैलेंस शीट। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट प्राप्ति एवं भुगतान खाता, हिंदी में कहते हैं रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट को प्राप्ति एवं भुगतान खाता। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? कैश बुक का सारांश होता है। जैसे कैश बुक होता है ना, कुछ भी आया डेबिट, कुछ गया क्रेडिट, उसी प्रकार इसमें भी होता है। अगर कुछ आया तो डेबिट रिसिप्ट, और कुछ गया क्रेडिट पेमेंट। अच्छा, इसमें इससे कोई मतलब नहीं होता है कि पैसा जो मिला हुआ है ये कब के लिए मिला हुआ है, ये पिछला आउटस्टैंडिंग मिला है, या आने वाले एडवांस मिले हुए हैं, या हमने एडवांस पे किया है, या हमने पिछला बकाया पे किया हुआ है, इससे हमें मतलब नहीं है। जिस साल मिला है उस साल हम इसकी एंट्री करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो एंट्री होती है, इसकी जो अकाउंटिंग होती है, ये कैश बेसिस होती है। कैश बेसिस मतलब कैश मिलेगा तो हम इसकी एंट्री कर लेंगे, कैश नहीं मिला है तो हम इसकी एंट्री नहीं करेंगे। इसीलिए तो ये कैश बुक का सारांश है। ये क्या है? कैश बुक का सारांश है। जैसे हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक में एक एक चीज़ को हम अलग अलग डेट वाइज लिखते हैं, यहाँ डेट नहीं डाला जाता। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट साल में एक बार बनाते हैं, इसमें डेट नहीं डालते, लेकिन किसी एक विशेष मद में कितना मिला है, अर्थात पूरे साल में, जैसे अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात कर लें तो पूरे साल में कितना सब्सक्रिप्शन मिला। अब चाहे वो पिछला आउटस्टैंडिंग हो, चाहे हमारा एडवांस मिल गया हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जितना मिला है उसे पूरा हम रिसिप्ट कर देंगे, और जितना अगर हमने कहीं खर्च किया है, मान लीजिए कि हमने कोई मैच करवाया, टूर्नामेंट करवाया, और टूर्नामेंट करवाने में पूरे साल में 1 लाख रुपए खर्च हुए हैं, इसमें 2,000 रुपये तो पिछला खर्च था, वो भी हमने इस बार किए, और 3,000 रुपये का कोई सामान खरीदना था, वो आगे के लिए खरीदना था, और हमने आगे के लिए एडवांस पे कर दिया। तो ये सब सारे पेमेंट, क्योंकि हमने इस साल क्या हुआ है तो इस साल के अकाउंट में हम दिखा देंगे। कहने का मतलब जितना भी रिसिप्ट हुआ है वो सारा डेबिट, और जितना भी हमने पेमेंट किया हुआ है वो सारा का सारा क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर रियल अकाउंट होता है। तो आप जान ही गए होंगे, रियल मतलब वास्तविक खाता होता है। तो इसका इसके रूल क्या होंगे?
डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो कुछ भी आ रहा है डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यही तो कारण है कि इसका जब हम याद कीजिए कल हमने क्या पढ़ा था, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो क्या करते हैं, रिसिप्ट को डेबिट की तरफ डालते हैं और पेमेंट को क्रेडिट की तरफ डालते हैं। अच्छा, इसका बैलेंस फिगर क्या होती है, मतलब बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी क्या होती है। बैलेंस बीडी भी इसका कैश एंड बैंक बैलेंस होता है और बैलेंस सीडी भी इसकी कैश एंड बैंक बैलेंस होती है। मतलब इसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकल के आता है। इसकी बैलेंस बीडी भी कैश या बैंक बैलेंस होता है और बैलेंस सीडी भी कैश और बैंक बैलेंस होता है। मतलब ये कैश बैलेंस से शुरू होता है और कैश बैलेंस पे ही ख़त्म होता है। ये तो हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या होता है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय एवं व्यय खाता। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, पहली बात। दूसरा, इससे हमें सरप्लस या डिफिट का पता चलता है। तीसरा, इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। मैंने कल ये भी बताया था कि कोई भी ऐसा अकाउंट जिससे प्रॉफिट और लॉस का पता चलता हो वो क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या होते हैं, डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट टू ऑल इनकम एंड गेन। इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में थोड़ा उल्टा होता है, एक्सपेंस डेबिट हो जाती है और इनकम हमारी क्रेडिट हो जाती है। एक्सपेंस डेबिट हो जाती है और इनकम हमारी क्रेडिट हो जाती है। अच्छा, इसमें ना हम साल का बड़ा ध्यान रखते हैं। जिस साल का एक्सपेंस है केवल हम उसी साल के अकाउंट में लिखेंगे और जिस साल का इनकम है हम उसी साल के अकाउंट में लिखेंगे। इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में ये सबसे बड़ा अंतर है। पहला अंतर, जिस साल का इनकम है हम उसी साल का इनकम लिखेंगे और जिस साल का एक्सपेंस है हम उसी साल का एक्सपेंस लिखेंगे। जबकि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। हमें किसी भी साल से मिला हुआ है हम उसे लिख देते हैं जिस साल मिला है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे काम करता है जबकि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर काम करता है। और इनकम एक्सपेंडिचर में अगर डेबिट पक्ष ज़्यादा हो गया तो हमारा क्या होता है, वो डिफिक्ट होती है क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा हो गया। और अगर हमारा क्रेडिट पक्ष ज़्यादा हो गया तो हमारा क्या कहलाता है, सरप्लस कहलाता है। ठीक है, और हमने थोड़े बहुत सोर्स पढ़े थे, क्या क्या सोर्स होते हैं हमारे इनकम के एनपीओ में। सब्सक्रिप्शन होता है, मतलब चंदा होता है। डोनेशन मतलब दान होते हैं। कोई हमने फ़ंड बना रखा होगा, इन्वेस्टमेंट पर ब्याज मिल रहा होगा, तो ये सारे हमारे सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे, चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। ये तो रहा पिछला रिवीजन। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ कैलकुलेशन सीखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है कल की अपेक्षा, और क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग अपने अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं, लेक्चर आज का। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे ना सबसे ज़्यादा गलती इसी में करते हैं। तो ये बहुत ध्यान से समझिएगा। जितने बार ना समझ में आए आप वीडियो पॉज कर करके रिवाइंड कर करके बार बार देखिएगा और इसे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, आपको दो बातें दी गई होगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट। क्या बातें दी गई होंगी, दो बातें दी गई होंगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट। इससे हम सब्सक्रिप्शन की कंप्यूटेशन करेंगे। अच्छा, सब्सक्रिप्शन की कंप्यूटेशन करने के ना कई सारे मेथड है, जिसमें से दो महत्वपूर्ण मेथड है। मैं आपको यही दो मेथड बताऊंगा। दोनों में से जो मेथड आपको अच्छे से समझ में आएगा आप उसी मेथड को कीजिएगा। ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास दिया क्या गया होगा, दो बातें दी गई होगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया होगा और कुछ एडजस्टमेंट दी गई होगी। ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। कंप्यूटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मेथड फर्स्ट। सबसे पहले हम पहला मेथड देखते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ध्यान से देखिए कैसे बना हुआ है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। टी बेस का एक अकाउंट है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट की तरफ पार्टिकुलर एंड अमाउंट, क्रेडिट की तरफ भी पार्टिकुलर एंड अमाउंट। क्रेडिट की तरफ तीन बातें आ रही हैं, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट की जितनी अमाउंट होगी, मतलब आपको रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा ना, ऊपर आपने देखा है गिवन रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट। तो जितना भी रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में आपको सब्सक्रिप्शन की अमाउंट दी गई होगी उतना आप उसको क्रेडिट कर दीजिएगा। फिर आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, इसे भी हम क्रेडिट करेंगे। इस कहने का मतलब है कि हो सकता है कि जितना सब्सक्रिप्शन हमें मिलना चाहिए इस साल उतना हमें नहीं मिला, कुछ बकाया रह गया। तो जितना बकाया रह गया इस साल का सब्सक्रिप्शन, उसे भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और
बाय एडवांस प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल हो सकता है कि इस साल का सब्सक्रिप्शन पहले से ही हमें मिल चुका हो, पिछले साल ही हमें इस साल के लिए भी सब्सक्रिप्शन पहले से एडवांस में मिल चुका हो, तो उसे भी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट में 3 बातें आ गई, रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट की सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर का एडवांस। और डेबिट की तरफ ध्यान से देखिएगा, 2 बातें हैं, टू आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, टू एडवांस ऑफ करंट ईयर। मतलब पिछले साल की आउटस्टैंडिंग अगर हमें इस साल रिसीव हुई है, मतलब पिछले साल बकाया रह गई थी और वो बकाया अगर मुझे इस साल मिला है, तो जितना भी हमें पिछले साल का बकाया इस साल मिला है उसे हम डेबिट कर देंगे। और एडवांस ऑफ करेंट ईयर, इस साल का एडवांस अगर हमें मिला है, मतलब इस साल का एडवांस हमें अगले आने वाले साल के लिए मिला होगा, तो उसे भी हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि ये जो मैंने RNP, OS, ADV लिखा है ना, इसका फुल फॉर्म है, RNP का मतलब होता है रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट, OS का मतलब आउटस्टैंडिंग, ADV एडवांस, CY करेंट ईयर, PY प्रीवियस ईयर। मैंने यहाँ पर जगह की वजह से शॉर्टकट में लिखा है, बट आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा, बाय रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट, बाय आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, बाय एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, टू आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, टू एडवांस ऑफ करंट ईयर। तो मैंने क्या बताया, क्रेडिट की तरफ 3 बातें, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिए और ध्यान से लिख लीजिए, इसे वीडियो पॉज कीजिए और इसे लिख लीजिए और बार बार रिवाइंड करके सुनिए ताकि आपको अच्छे से आ जाए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो हम बनाते हैं, टी बेस का एक अकाउंट होता है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट की तरफ पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट की तरफ पार्टिकुलर अमाउंट। क्रेडिट की तरफ 3 बातें लिखोगे, बाय रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीवेंट पेमेंट अकाउंट में जितना सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, बाय आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, इस साल का सब्सक्रिप्शन अगर नहीं मिला, जितना नहीं मिला उतना क्रेडिट की तरफ, और बाय एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का जो एडवांस हमें मिल चुका है पहले से, पिछले साल इस साल के लिए जितना एडवांस हमें मिल चुका है उसे भी हम क्रेडिट करेंगे। और डेबिट की तरफ पिछले साल की आउटस्टैंडिंग और इस साल का एडवांस, इन दोनों को हम डेबिट करेंगे। फिर क्रेडिट और डेबिट को आपस में माइनस करने पर आपको क्रेडिट पक्ष आपको ज़्यादा दिखाई देगा, तो क्रेडिट जितना ज़्यादा है वो बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी। ये तो अकाउंट्स का बेसिक आपको पता ही है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब जितना भी अमाउंट ये निकल कर के आएगा बराबर करने के लिए, बैलेंसिंग फिगर जितना भी आएगा वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आया समझ में सब्सक्रिप्शन अकाउंट? नहीं समझ में आया तो बार बार मेरी वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पॉज कीजिए, लिख लीजिए, ध्यान से कीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे सबसे ज़्यादा गलती सब्सक्रिप्शन निकालने में ही करते हैं। अच्छा, अब हम दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा मेथड देखिए, ये ज़्यादा पॉपुलर मेथड है, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी मेथड को अपनाते हैं। ये जो मेथड 2 है, क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में हमारे कितना अमाउंट है, फिर 2 बातें ऐड कर देते हैं और 2 बातें लेस कर देते हैं। कौन कौन सी 2 बातें ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर और एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब इस साल का जितना बकाया है और पिछले साल जितना एडवांस मिला था उन दोनों को ऐड कर देंगे। और आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल जितना बकाया हमें इस साल मिला है, और एडवांस ऑफ करेंट ईयर, और इस साल आगे आने वाले साल के लिए जितना हमें एडवांस मिला है, इन 2 बातों को लेस कर देंगे। फिर से ध्यान सुन लीजिए, 2 बातें ऐड करेंगे और 2 बातें लेस। कौन कौन सी बातें हम ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ करेंट ईयर और एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। और कौन सी 2 बातें लेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, एडवांस ऑफ करेंट ईयर। किस में ऐड और लेस करना है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की जितनी अमाउंट दी गई होगी उसे लिखेंगे। फिर 2 बातें ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, मतलब इस साल का जितना सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है, और एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, और पिछले साल ही अगर इस साल के लिए कोई सब्सक्रिप्शन की अमाउंट मिल गई है तो इन दोनों बातों को हम ऐड करेंगे और 2 बातें लेस हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल अगर कोई बकाया रह गया था सब्सक्रिप्शन के अमाउंट और इस साल अगर वो बकाया वाली राशि मिली है तो उसे हम लेस कर देंगे। और एडवांस ऑफ करेंट ईयर, इस साल के एडवांस को भी हम लेस कर देंगे। ये ऐड और लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, ट्रांसफ़र टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो मेथड 2 है ये ज़्यादा पॉपुलर है, बाकी आप दोनों ही मेथड कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बना सकते हैं और मेथड
टू का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों में से जो अच्छे तरीके से मेथड आए आप वही मेथड कीजिएगा। अगर केवल और केवल सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए आता है, 4 मार्क्स का हो सकता है कि केवल सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए आए, तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइएगा, फिर तो नेसेसरी होगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना। अन्यथा अगर हमें पूरा क्वेश्चन करना है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनानी है तो हम मेथड 1 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथड 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से जो मेथड आपको सबसे अच्छे तरीके से आए। मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ कि अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है तो मेरे वीडियो को बार बार रिवाइंड करके आप देखिएगा और इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सबसे ज़्यादा गलती बच्चे इसी सब्सक्रिप्शन को करने में करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, जैसे हम सब्सक्रिप्शन की कंप्यूटेशन करते हैं ना, ऐसे ही हम रेंट और सैलरी की करते हैं, तो इसलिए मैंने उसका कंप्यूटेशन अलग से नहीं बनाया है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने सब्सक्रिप्शन के लिए किया है ना, वैसे ही रेंट और सैलरी के लिए किया है। सिर्फ अंतर क्या होगा कि सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, रेंट और सैलरी हमारे एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इस क्वेश्चन को समझते हैं। NCERT का एक क्वेश्चन है, एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन March 31, 2015 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 2,50,000। क्या लिखा है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 31 मार्च 2015 के जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसके अनुसार सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड हुआ है? 2,50,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन इज एज फॉलोज। क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2014, मतलब 1 अप्रैल 2014 को जो हमारा आउटस्टैंडिंग था वो 50,000 है। ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2014, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2015, मतलब ये हमें ओपनिंग वैल्यू मतलब पिछले साल की वैल्यू दी गई है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2014 50,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, मतलब इसी साल के लिए है, 35,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1/4/2014, ये पिछले साल का एडवांस है, प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2014 के लिए दिया हुआ है, 25,000। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2015, मतलब इसी साल के लिए एडवांस है, इस साल में एडवांस मिला है कितना? 30,000। एसर्टेन द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2014-15, 2014-15 के लिए सब्सक्रिप्शन के द्वारा जितना इनकम हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसा मैंने बताया था 2 मेथड है। सबसे पहले हम मेथड फर्स्ट से देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे हम, पार्टिकुलर अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। तो डेबिट की तरफ 2 आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 50,000, एडवांस 30,000। रिसीव एंड पेमेंट, क्रेडिट की तरफ रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीव पेमेंट अकाउंट में कितना था? 2,50,000, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 35,000, एडवांस ऑन 1/4/2014 25,000। ये सारी अमाउंट ना हमें ऊपर दिया हुआ है। ऊपर ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, एक बार ना आप क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर इस सॉल्यूशन को देखिए। पहले ऐसा कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर जो मैंने आपको मेथड बताया है, पहले आप लोग को ये मैंने समझा दिया था, तो पिछली थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे जाइए, आपको मैंने मेथड बताया हुआ है, पूरा कैलकुलेशन करने का तरीका बताया। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को उतारिए, उस तरीके को देखिए, खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर मैंने जो सॉल्यूशन किया हुआ है फिर उसे ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर देखिए, सारी बातें दी गई हैं। मैंने सिर्फ क्या किया है, यहाँ से अमाउंट लिया है और अपने मेथड में यहाँ पर अमाउंट डाल दिया है। तो मैंने पहले भी बताया था, क्रेडिट की तरफ 3 बातें आएंगी। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, ऊपर ध्यान से देखिए, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट दिखा हुआ है ना सबसे ऊपर दूसरी लाइन में, द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर 2,50,000, तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में कितना आएगा? 2,50,000। आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, ध्यान से देखिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। दूसरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2015 कितना दिया है? 35,000। इसी चीज़ को हमने लिखा है, बाई आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 35,000, बाई एडवांस ऑन 1 अप्रैल 2014। ध्यान से देखिए, तीसरा आपका जो एडजस्टमेंट दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2014 25,000, पिछले साल ही हमें एडवांस मिल गया था, मतलब इस साल के लिए मिला था, तो इसलिए हम इसे क्रेडिट में डाल दिए। बाय एडवांस ऑन 1/4/2014 25,000। अच्छा, डेबिट पे मैंने क्या कहा था? 2 बातें आएंगे। 2 आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2014, ध्यान से देखिए, आपका सबसे पहला वही दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1/4/2014 कितना है? 50,000, उसे हमने डेबिट में कर दिया।
फिर टू एडवांस ऑन 31 मार्च 2015, चौथा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान से पढ़िए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2015, इस साल हमें एडवांस मिला है, मतलब इस साल के लिए तो है नहीं, ये आगे आने वाले साल के लिए, तो इसे भी हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। टू एडवांस ऑन 31 मार्च 2015 30,000। फिर इसे क्रेडिट वाले को ऐड कर लीजिए, 2,50,000 प्लस 35,000 प्लस 25,000, 3,10,000। अब इनमें से माइनस कीजिए आउटस्टैंडिंग 1/4/2014, 50,000 30,000, आपका आ जाएगा 2,30,000। जो भी ये बैलेंसिंग फिगर 2,30,000 आएगी, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए में ट्रांसफ़र हो जाएगी। दूसरा मेथड क्या है हमारा, ये हमारा पॉपुलर मेथड है, बच्चे सबसे ज़्यादा इसी मेथड को करना चाहते हैं। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में 2,50,000 ऊपर हमें दिया हुआ था एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के अनुसार फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, जो 31 मार्च 2015 को साल अंत हो रहा है, उसमें रिसीव एंड पेमेंट के अनुसार सब्सक्रिप्शन रिसीव रुपीज़ 2,50,000। कितना सब्सक्रिप्शन मिला हमें, 2,50,000 रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के अनुसार। तो जितना भी है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के अनुसार उतना हमने अमाउंट लिख दिया, 2,50,000। फिर दो बातें ऐड और दो बातें लेस। कौन कौन सी दो बातें ऐड हो जाएंगी, आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, ध्यान से देखिएगा ना, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर देख लीजिए। अगर हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2015, तो 31 मार्च 2015 हमारे लिए करंट ईयर है, और इसमें 1/4/2014 दिया गया है, जो कि एक साल पहले वाली डेट है। ठीक एक साल पहले वाली डेट, मतलब जिस साल हमें ये जो 2014-15 जो साल शुरू हुआ था उसका पहला दिन, तो पहला दिन जो भी अमाउंट होता है वो पिछले साल के लिए होता है, बीते हुए साल के लिए होता है। तो ये 1/4/2014 प्रीवियस ईयर के लिए इस्तेमाल किया गया है, और 31 मार्च 2015 करंट ईयर के लिए। तो आपका आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर फॉर्मूले में हमने बताया था ना, तो ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 31 मार्च 2015 35,000, और एडवांस ऑन 1/4/2014 पिछले साल का एडवांस याद कीजिए 25,000, और दो बातें लेस, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 1/4/2014 50,000, और एडवांस ऑफ 31 मार्च 2015, मतलब इस साल जो हमें आगे आने वाले साल के लिए एडवांस मिला है 30,000। फिर ये तीनों बातें को ऐड करके इन दोनों को लेस कर देंगे, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो ट्रांसफ़र होने वाली अमाउंट है 2,30,000 आ जाएगी। ध्यान से देखिए, दोनों ही मेथड में हमारा आंसर सेम आ रहा है। ध्यान से देखिए, कंपैरिजन कीजिए, दोनों ही मेथड में हमारा आंसर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का 2,30,000 सेम आ रहा है। अर्थात आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आपको जो मेथड अच्छे से समझ में आए आप उसी मेथड से कीजिएगा। तो आज हमने क्या क्या सीखा, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन सीखा कि कल सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, और एक एग्जांपल भी करके दिखाया। अब आपको मैं पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, टोटल 6 क्वेश्चन है, 3 सॉल्व क्वेश्चन दे रहा हूँ और 3 अनसॉल्व क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप उन्हें कीजिए, और जितना नहीं आता है वो आप फिर मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मुझे, मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें, आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप उस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसे अच्छे से समझिए, अच्छे से कीजिए, कल फिर हम आगे और कुछ करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। सॉरी गलत बोल दिया, गुड नाइट नहीं हो रहा, अभी तो दिन की शुरुआत हुई है दोस्त, गुड नाइट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पहले कीजिए और मुझसे आप डाउट पूछें, जो भी आपके डाउट होंगे मैं पक्का उसे सॉल्व करूँगा मैं। ओके, जय हिंद।